अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको बहरीन यूनिवर्सिटी के टेलीविज़न पर खुशामदीद। आज मैं उम्मे हबीबा जो कि एक PhD स्कॉलर हूँ, आपको बहरीन यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ आज डॉक्टर शहजाद अली ख़ान हैं। इनका ये जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है फिर भी मैं आपको चीदा चीदा इनकी कामयाबियाँ बताती चलूँ। डॉक्टर शहजाद अली ख़ान किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर हैं। उसके बाद ही हैज़ डन हिज PhD इन मैनेजमेंट साइंसेज। इनका अराउंड 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जो कि टर्शरी केयर से लेकर मैनेजमेंट तक फैला हुआ है। डॉक्टर शहजाद अली ख़ान ने 197 पीयर रिव्यूड जर्नल्स के अंदर अपनी पब्लिकेशंस की हैं। डॉक्टर शहजाद अली ख़ान, आई फॉर्मली वेलकम यू है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद पब्लिक हेल्थ के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। कोरोना के बाद प्रिवेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा आगाही हुई लोगों को, लेकिन अभी भी हम अगर पब्लिक सेक्टर में देखें तो वो वैल्यू जो एक प्रिवेंशन के लेवल को या पब्लिक हेल्थ को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। सो आपके मुताबिक क्या चैलेंजेस हैं जो पब्लिक हेल्थ को इस फील्ड में फेस करने पड़ रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। इस तरह भी आपने इंट्रोडक्शन में बताया, कोरोना का जिक्र किया। मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती है हेल्थ सिस्टम की, और ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये पाकिस्तान से मुतल्लिक नहीं है। ग्लोबली जब भी किसी बीमारी का इलाज दरियाफ़्त हो जाता है तो लोग उस बीमारी के बारे में बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। मलेरिया जब तक उसका इलाज नहीं दरियाफ़्त हुआ था तो ये पूरी दुनिया में हलाकतें कर रहा था, और बहुत ज़्यादा लोग इस पे थे कि किसी तरीके से इसका इलाज दरियाफ़्त हो। इसी तरह TB है, इसी तरह टाइफाइड है, और दुनिया जहान की बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं था। तो जब किसी बीमारी का इलाज नहीं होता तो आपके पास सिर्फ एक चॉइस होती है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। तो जो कहावत है पुरानी ज़माने की कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है या प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो हम भूल जाते हैं जैसे ही मॉडर्न मेडिसिन में किसी बीमारी का इलाज आ जाता है। जब इंसान को ये पता हो कि जब कोई इसका बीमारी आएगी तो कोई ख़ास ख़तरा नहीं है, इसका इलाज होगा, मैं करवा लूँगा, तो वो केयरलेस हो जाता है। तो पब्लिक हेल्थ की कोविड में जो ग्रोथ हुई दुनिया में, उसकी एक वजह ये थी कि कोविड का किसी को समझ नहीं आई, कोविड की किसी को समझ नहीं आई, अभी भी समझ नहीं आई। खैर, अभी तक हमें नहीं पता कि ये क्या हुआ था, लेकिन बहुत सारे हाइपोथेसिस और थ्योरीज थी इसके बारे में, वायरस के बारे में। तो जब ये इतना ज़्यादा दुनिया में स्केयर हुआ, पेंडेमिक हुई, तो हमें ये पता था कि इसका इलाज तो है नहीं, और ना हमें समझ आ रही है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो जो एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इसके फर्दर स्प्रेड से बचाएं। तो वो आपने फिर सुना कि जी सोशल डिस्टेंसिंग शुरू हुई, और वो कहते हैं ना, मास्क पहनना शुरू हुआ। फिर अल्लाह ने किया कि थोड़ी बहुत वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत स्पीड से काम हुआ और वैक्सीन भी आ गई। तो ये जो फ़िलासफ़ी है कोविड की, ये दुनिया की हर बीमारी के लिए रेलेवेंट है, हर बीमारी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हार्ट अटैक है, हार्ट डिज़ीज़ है, आल्दो उसका बड़ा अच्छा इलाज मौजूद है, शुगर का इलाज मौजूद है, TB का इलाज मौजूद है, लेकिन एक बीमारी हो के फिर उसके अंदर तकलीफ़ बर्दाश्त करके, सफ़रिंग करके और इतने सारे पैसे खर्च करके उसका इलाज करवाएं, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम पब्लिक हेल्थ के मेजर्स अडॉप्ट करें और उन बीमारियों को डिले कर दें या उन बीमारियों से बचें? तो ये सारा कॉन्सेप्ट पब्लिक हेल्थ कहलाता है कि हमने अपनी सेहत को पहले से मज़ीद कैसे बेहतर करना है। 4 लेवल मैं बता दूँ आपको, स्टूडेंट्स भी देखेंगे ये प्रोग्राम और आवाम भी देखेगी। तो 4 जो लेवल हैं उसमें एक लेवल पब्लिक हेल्थ का ये है कि आपने इंसानों की जो सेहतमंद हैं इस वक्त, उनकी सेहत को पहले से मज़ीद बढ़ाना है, जिसमें न्यूट्रिशन भी आ जाती है, मस्कुलर एक्सरसाइजेज़ भी आ जाती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ भी आ जाती हैं, योगा और मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स हैं जिससे इंसान अपनी हेल्दी बंदा वो एक्शन करता है और वो पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद हो जाता है। तो एक तो ये लेवल। दूसरा लेवल है कि आप हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन आपको चांस बहुत है बीमारियों का। आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फेफड़े ख़राब हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है। आप छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के, पोलियो और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, उनकी वैक्सीनेशन करवाई जाती है। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, हेलमेट पहनने से बचत हो जाएगी। गाड़ी में बैठे हुए हैं, सीट बेल्ट। तो ये जो मेजर्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो हैं तो सेहतमंद, लेकिन वो किसी सूरत से आपको प्रोटेक्ट करते हैं बीमारी से। तो ये सेकंड लेवल हो गया। तो पहला हो गया प्रमोट करना, इन्हेंस करना सेल्फ स्टेटस को। दूसरा हो गया कि आपने प्रोटेक्ट करना है बीमारी से अपने आप को। तीसरा लेवल फिर आता है जो कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, इलाज। ये पब्लिक हेल्थ का हिस्सा है। ट्रीटमेंट इज़ पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें इलाज अच्छा हो, उनमें इलाज कम पैसों में हो, उसमें कंटिन्यूटी हो, उसमें क्वालिटी हो, ये पब्लिक हेल्थ वालों का काम है।
और चौथा फिर ये है कि बीमारी से आप रिकवर करके वापस आए हैं तो किस तरीके से आपने अब दोबारा उस बीमारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। इलाज हो गया लेकिन सारी लाइफ आपने गुजारनी है, तो ये भी पब्लिक हेल्थ का लेवल है। सो वो जो आपने जिस तरह कहा, इट्स नॉट जस्ट पब्लिक हेल्थ, इज़ नॉट जस्ट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, इट इज़ द हेल्थ प्रमोशन या प्रमोटिंग हेल्थ टू द नेक्स्ट लेवल। फिटनेस, स्टेमिना और इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करना, ये पब्लिक हेल्थ है। प्रोटेक्ट करना किसी भी रिस्क से इंसानों को, पॉपुलेशंस को, ये पब्लिक हेल्थ है। ट्रीटमेंट की क्वालिटी, एफिशिएंसी बेहतर करना, और ये भी पब्लिक हेल्थ है। और चौथे में रिहेबिलिटेशन उन लोगों की जो बीमार हो चुके हैं। ये 4 लेवल हम पब्लिक हेल्थ को डिफाइन करते हैं। तो यही मेरा ख्याल है। अभी हम जो BS पब्लिक हेल्थ के बच्चों से बात कर रहे थे, उनको मैंने यही उनको मोटिवेशन दी कि तुम ये मत समझो कि इस मुल्क में या दुनिया में सिर्फ मेडिकल डॉक्टर ही कोई काम कर सकता है। मेरा ख्याल है इनके पास ये बहुत हाई लेवल के काम हैं। अच्छा सर, अभी हम करंटली अगर देखें तो AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ अ न्यू नॉर्म। सो हाउ डू यू एनविजन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी या डेटा एनालिसिस को इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ या एपिडेमियोलॉजी? मैकार्थी ने बड़ी मज़े की एक डेफिनेशन दी, आज से काफ़ी पहले की बात है। उसने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उसको कहते हैं कि मशीन से वो वाला काम करवाएं कि जिसको करने के लिए ह्यूमन को इंटेलिजेंस चाहिए। दैट इज़ वाई वी कॉल इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि मशीन से हम एक काम करवा रहे हैं, अगर वो मैंने करना है तो मुझे बहुत हाई लेवल की इंटेलिजेंस चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए होगा अपने ब्रेन में वो काम करने के लिए, तो मैं इसलिए वो मशीन से करवा रहा हूँ। सेम जो आपका हेल्थ का है, जितनी ज़रूरत AI की हेल्थ में है, इतनी शायद ही किसी में इतनी ज़रूरत हो किसी चीज़ की। वजह क्या है? आपने देखा कि बीमारी है, मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाए गए हैं, और वो टेस्ट जो हैं, जब आप किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में मुख्तलिफ़ डॉक्टरों की मुख्तलिफ़ राय होती है। एक कहेगा नहीं ये ऐसे कर लो, दूसरा कहेगा ऐसे कर लो, तीसरा कहेगा ऐसे कर लो। देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे जो उसके एल्गोरिदम बने होते हैं ना, उसके अंदर सिस्टम के अंदर वो सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके आपको फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट ऑप्शंस आपको देती है। तो AI का जो रोल है फ्यूचर में, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा हेल्थ में होगा, कि जिसके अंदर आप प्रिडिक्शन कर सकेंगे बहुत सारी बीमारियों की, फ्यूचर की, आप ह्यूमंस की, इंडिविजुअल्स की प्रिडिक्शन कर सकेंगे। मशीन लर्निंग के थ्रू आप ऐसे से काम कर सकेंगे जो ह्यूमंस इतनी इंटेलिजेंस अभी नहीं रखते कि एक अकेला ह्यूमन वो कर सके। तो बहुत सारे ह्यूमंस की इंटेलिजेंस जमा होकर मशीन में जाएगी, और पब्लिक हेल्थ का फ्यूचर मेडिकल टेक्नोलॉजी, और मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर AI। राइट सर, यहाँ पे मैं आप सबको बताती चलूँ एक रोबोट ध्यान के बारे में, जिसके बारे में हम ज़रूर सर से पूछना चाहेंगे, जो कि आजकल के दौर में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगा। जी सर, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट ध्यान? हेल्थ सर्विसेज एकेडमी का एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, तो हमने उसमें बहुत सारे रोबोट्स, पाकिस्तान में पता है आपको तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई एक रोबोटिक्स पे काम हो रहा है, बिल्कुल AI पे भी काम हो रहा है। तो हमने उसमें जो एक इनोवेशन थोड़ी सी मैं कहूँगा वो ये की कि एवरीथिंग इज़ डेवलप्ड इनसाइड पाकिस्तान। उसके सारे जो प्रोडक्ट्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही प्रोड्यूस हुए हैं। उसमें जो AI की चीज़ यूज़ हो रही है, टेक्निक यूज़ हो रही है, उसमें इस तरह से है कि ऑटिस्टिक बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग होता है। अटेंशन सीकिंग इस तरह से, वो ये नहीं कहता कि मुझे अटेंशन दें, लेकिन वो सोशलाइज़ नहीं करता। जब आपकी फैमिली में एक ऐसा बच्चा हो जो मिंगल ना करता हो, जो दोस्त ना बनाता हो, सोशलाइज ना करता हो, तो उसकी केयर बहुत मुश्किल होती है। और बार बार सवाल पूछने का। माएँ जो होती हैं बड़ी खुश होती हैं कि बच्चा मेरा वो दोस्तों के साथ खेलने बाहर चला जाए तो मैं ज़रा घर के काम कर लूँ। ऐसे तो ये बच्चा जो है ये अलोन रहना पसंद करता है, बहुत ही जीनियस होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, सवाल भी पूछेगा, और सवाल भी ऐसे जिनके जवाब माँ बाप को भी नहीं पता होते। तो उसके लिए फिर हमने एक ऐसी वो छोटा सा एक रोबोटिक स्ट्रक्चर बनाया कि जिसके अंदर AI की मदद से पोइम्स, राइम्स और डिफरेंट किस्म के उसमें जो लेसन्स हैं वो फीड कर दिए गए। वो इंटरेक्ट करता है बच्चे के साथ, और बच्चे को अपने तरफ ध्यान मुतवज्जो करता है, और बच्चा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, मुख्तलिफ़ तरीके से वो सवाल जवाब करेगा, और वो बिज़ी रहेगा। तो बच्चा जब बिज़ी रहेगा तो हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन है कि उस ऑटिस्टिक बच्चे को अटेंशन के लिए एक ऐसा खिलौना मिल गया है जिसके थ्रू वो डिफरेंट किस्म की अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज़ कर सकता है, अपनी इस्लामिक नॉलेज इंप्रूव कर सकता है, अपनी साइंस की नॉलेज इंप्रूव, जो भी आप, ये तो लिमिट है ना, कोई लिमिट नहीं है इसकी, ये तो हमारे पास लिमिट है कि हमने उसमें कुछ डाला। इसको फ्यूचर में हम इन्हेंस करते चले जाएंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि जो एक साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट या केयर टेकर बच्चे का जो काम करता है, रोबोट ये वाला काम करे। लेकिन आपने तो खैर इसको कह दिया ऑटिस्टिक का, मेरा अभी ज़ाती मैंने उसका जो प्रोजेक्ट था शुरू में तो छोटे से बच्चों के लिए था, लेकिन मैंने ये कह दिया कि जब हम इसको मार्केट करेंगे, जब हम इसको कमर्शलाइज़ करेंगे, हमारा और एक का ऑफिस और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, हम इसमें ऑटिज़म का नाम नहीं यूज़ करेंगे। हम ये कहेंगे कि ये बच्चों के लिए है, सब बच्चों के लिए। सो इट इज़ अ लर्निंग टूल फॉर ऑल द चिल्ड्रन।
तो वो जो सब बच्चे जब उसमें आ जाएंगे तो ऑटिज़म वालों के लिए तो ज़्यादा रेलेवेंट है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी घर में ये रोबोट हो और लोगों के जहन में ये ख्याल हो कि ये जो कि ऑटिस्टिक बच्चों का है तो इस घर में कोई ऑटिस्टिक बच्चा है। तो मैंने स्टिग्मा इसलिए को avoid स्टिग्मा को अवॉइड कर, कई माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ऑटिज्म या ऑटिस्टिक या स्पेशल चाइल्ड होने पे एग्री नहीं होते, वो डिनाइल में होते हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चों का नुकसान ना हो, माँ बाप का नुकसान भी ना हो। तो हमने उसको जनरल पर्पस बच्चों के लिए प्ले टॉय के तौर पे पेश किया है, और उसको हम चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के बजाय, टैब यूज़ करने के बजाय बच्चे लर्निंग ऐसे खिलौने से करेंगे जो उनको लर्निंग में भी मदद कर रहा हो, और फिर साथ साथ वो लर्निंग भी करेगा अपनी, बिकॉज AI जो है ना वो सेल्फ लर्निंग एक सिस्टम होता है। तो वो हर बच्चे का जो रोबोट होगा वो सेल्फ लर्निंग के थ्रू उसकी जो बिहेवियर है वो चेंज होता चला जाएगा बिकॉज ऑफ दिस मशीन लर्निंग कंसेप्ट। आजकल के दौर में अभी भी इतनी तरक्की के बावजूद लोग मेंटल हेल्थ के बारे में या दिमागी बीमारियों के बारे में बात करते हुए झिझकते हैं। मेंटल हेल्थ आज भी एक साइकोसिस या एक स्टिग्मा ही कहलाता है। जिस तरह से आजकल हमारा मैस साइकोसिस हम बहुत देखते हैं, छोटी छोटी बातों पर, ट्रैफिक हादसात पर। सर, आप इसके बारे में या इसको हम पब्लिक हेल्थ से किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? अच्छा, एक आपने सवाल पूछा है और ये बड़ा रेलेवेंट है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आल्सो ग्लोबली। आपने कहा इतनी तरक्की के बावजूद मेंटल हेल्थ के मसले हैं। मेरा ख्याल है मेंटल हेल्थ के मसले बड़े ही तब हैं जब हमने तरक्की कर ली है। तो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं जब आप अपने लिए टाइम नहीं रखते, जब आपकी प्रायोरिटीज़ मटेरियल्स हो जाते हैं, मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो स्ट्रेस लेवल फॉर एक्वायरिंग मोर मटेरियल्स इट इंक्रीजेस। और ये ग्लोबल फिनोमेना इस तरह से है। मैं एक बड़े मशहूर हमारे साइकेट्रिस्ट हैं इंटरनेशनल, उनकी ज़बान में मैं आपसे बताऊं कि वो ये कहता है कि व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ एवरी कंट्री इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। यानी कि अमेरिका के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर भी मेंटल हेल्थ के इतने मसाइल हैं कि उनकी गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे मैनेज करें। वजह उसकी क्या है? लोनलीनेस, सेग्रीगेशन, फैमिलीज़ ख़त्म होके न्यूक्लियस, छोटी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ थी, दादी दादा, माँ बाप, बहन भाई, चचा ताया एक घर में रहते थे। ये आज से 20 साल पुरानी बात करता हूँ, शायद 30 साल पहले जो मेरा बचपन है, वो अकेले होते होते बेगम आई, बेगम ने कहा मैंने अलहदा रहना है, वो अलहदा हो गई, उसके बच्चे अकेले बगैर किसी माँ बाप के या किसी दादा दादी के, तो वो केयर भी नहीं मिली और आपको भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। वो जो दादी दादा ने आपकी सपोर्ट करनी थी बच्चों की, जो आपके चाचों ने और तायों ने और उनकी फैमिली ने करनी थी सपोर्ट, वो ख़त्म हो गई। दोनों जॉब पे जा रहे हैं क्योंकि आपने गाड़ी का नया मॉडल लेना है, आपने घर अच्छा बनाना है, वगैरह वगैरह। सो व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग, तो मेंटल हेल्थ इसलिए ख़राब होना शुरू हो जाती है कि यू अवॉइड एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपका स्लीप का टाइम कम हो जाता है, आपका रिलैक्स टाइम कम हो जाता है, आपका जो एक अपने लिए एक सुकून लेने वाला काम है। बर्टन रसल ने बड़ी पहले, आज से कुछ 150 साल पहले लिखा था, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस। मैं ज़रूर कहूँगा बच्चों से पढ़ें। उसने कहा था आइडलनेस यानी कि फ़रागत हर किस्म की, ये बहुत बड़ी नेमत है कि जब आपको कुछ भी ना करना पड़े। और हम कहते हैं कि फ़ारिग बैठा है तो ये गलत कर रहा है। तो हमारे पास फ़ारिग रहने का टाइम ही नहीं है। मैं खुद रात के 12 बजे तक कोई ना कोई एक आध प्रोग्राम देख के सोता हूँ और सुबह उठ के लग जाते हैं हम किसी काम में। तो ये जो इस मुल्क में है, ये तकरीबन दुनिया सब में है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा इसलिए है, शायद मेरा ये ख्याल है कि हमने बहुत स्पीड से सोशल मीडिया और सोशलाइजेशन ज़्यादा कर ली है और डेवलपमेंट इतनी नहीं की। सोशल डेवलपमेंट नहीं हुई है, सोशल मीडिया डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। सोशल डेवलपमेंट होती है जब आपकी एजुकेशन और हेल्थ के इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं। जब आपका एजुकेशन लेवल 100% हो जाएगा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80+ चली जाएगी, तब आपको मैं कहूँगा वी आर सोशली डेवलप्ड। सोशल डेवलपमेंट कैसे पता चलती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 150वां नंबर होता है। 160 मुल्कों में 150वां नंबर हमारा होता है। एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है। ऐसे कंट्री में है कि जिसमें सोशल डेवलपमेंट मिनिमल हो और सोशल मीडिया डेवलपमेंट एक्सेसिव हो जाए, तो मेरे साथ वाले घर में क्या हो रहा है वो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चलता है। मैं खुद जाके उनसे नहीं मिलता, उनका हाल नहीं पूछता, उनके खाने का नहीं पूछता, लेकिन सोशल मीडिया पता लगता है कि खुदकुशी कर ली है, बच्चियों को मार दिया है और छलांग मार दी है कुएं में। इस तरह की बातें पता चलती हैं। तो वो बंदा एक ह्यूमन जो है वो उसको रिटेलिएट करना शुरू कर देता है। तो हमारे यहाँ पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और बच्चों में एक बड़ी वजह मेल न्यूट्रिशन भी है। एक बात मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में जो मेंटल हेल्थ के मसाइल हैं वो बचपन में शुरू हो जाते हैं, इवन प्रेगनेंसी में शुरू हो जाते हैं। एक इंटरनेशनल स्टडी है, आतिफ रहमान साहब हमारे दोस्त हैं, लिवरपूल यूनिवर्सिटी में होते हैं, यूके में, पाकिस्तानी हैं, बट ही इज़ अ चेयर ऑफ पीडियाट्रिक्स मेंटल हेल्थ, चाइल्ड मेंटल हेल्थ के हेड हैं वहाँ पे। उन्होंने स्टडीज़ में प्रूव किया है कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है ना आज, वो उस वक्त इफ़ेक्ट हो गई थी जब आप माँ के पेट में थे।
तो जो प्रेग्नेंट औरतों के साथ इस मुल्क में जिस तरह से उनके साथ सोशल प्रेशर होते हैं घर में, और जिस तरह फिजिकल मेंटल टॉर्चर होता है, वो बच्चे पे इफेक्ट करता है। फिर जब वो दूध पिला रही है, दूध के ज़रिए उसका हार्मोन्स और बाकी चीज़ें बच्चे में जा रहे हैं, बच्चे को वो भी इफेक्ट होगा। फिर स्कूल जाता है, जिस तरह के स्कूल हैं हमारे, चाहे प्राइवेट हों या सरकारी हों, जो हमारी स्कूलिंग है, आई डोंट थिंक इट्स तो एक माफिया बन गया है। तो आप देखें कि ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं जब आप अडल्टहुड में आते हैं। अब जो इस वक्त आप रिएक्शन देख रही हैं, ये आज से 20 साल पहले की नेगलेक्ट है जो इस वक्त यूनिवर्सिटियों में मॉब की सूरत में आपको नज़र आती है। गलत बात पे स्टैंड ले लेंगे, लड़ पड़ेंगे, हार्मोनल वो करेंगे सारे। इसका हल सिंपल है। इसका हल ये है कि हम वापस अपनी रूट्स की तरफ जाएं, अपने लिए टाइम निकालें, इनको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताएं, इनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी काउंसलिंग करके सिखाएं, इनको अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना सिखाएं। मैंने भी आपको 15 मिनट लगाए हैं पॉजिटिव टॉक पे। मैंने बच्चों को पॉजिटिव टॉक पे इसलिए लगाया टाइम कि ये नेगेटिव सुन के और नेगेटिव बोल के इनका दिमाग डिप्रेशन एंग्जाइटी की तरफ चला, स्ट्रेस में चला जाता है। तो अपने आप पे। अच्छा, एक और बात, मेंटल हेल्थ का एक बड़ा मसला ये भी है, यहाँ खुद के साथ हम कोई टाइम नहीं देते और दूसरे के लिए हम उस्ताद बन जाते हैं। हर कोई मशवरे देने के लिए तैयार होता है, अपने लिए खुद कोई काम नहीं करते। जिस दिन इस मुल्क में लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए काम करना शुरू कर दिया ना, अपने आप को बेहतर करने के लिए, मेरा ख्याल है हमारे सारे मेंटल हेल्थ के मसले ख़त्म हो जाएंगे। वेरी ट्रू सर। जिस तरह कहते हैं कि तन्हाई खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। सर, आपने भी मेल न्यूट्रिशन का नाम लिया। सर, रीसेंट रिसर्चेस के मुताबिक हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में डबल नहीं ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़ हो गया है। नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज़ और अब उसके साथ मेल नरिशमेंट भी, जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा हो गई। सर, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डिजीज़ जो है ना, जो आपने नाम लिया, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, दे आर बेसिकली नॉट द आउटकम्स। हमारा जो प्रॉब्लम है ना, वो मेल न्यूट्रिशन पहले है। प्रॉब्लम मेल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन होगी तो इन्फेक्शन का चांस भी ज़्यादा है क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है। मेल न्यूट्रिशन होगी या ओवर न्यूट्रिशन होगी तो क्रॉनिक डिजीज़ का चांस भी ज़्यादा है, क्योंकि हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन और वो क्या कहते हैं, डायबिटीज़ और कैंसर, ये डाइट से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुअर डाइटिंग हैबिट से एक तरफ आपको इन्फेक्शंस होंगी, हर किस्म की बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज़, और एक तरफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो हमारा जो इस वक्त स्ट्रक्चर बना हुआ है मुल्क में कि हर किस्म की बीमारी ज़्यादा है, उसका आई थिंक 70% उसका जो रीज़न है वो ये है कि हम किस तरह खाते हैं और कितना कम चलते हैं। द वे वी मूव, द वे वी ईट एंड द वे वी वॉक एंड द वे वी स्लीप। तो हम इसको DPAS कहते हैं, DPAS, डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी एंड स्लीप। ये जो चीज़ें हैं ना, अगर हमारी ठीक हो जाएं, डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी हम अपनी ज़्यादा कर दें और स्लीप अपनी ठीक कर लें, तो जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। Sir, as very rightly said again, it is said that you are what you eat. आप जो खाते हैं आप वही बनते हैं। Very right. सर, आपसे बस एक आखिरी सवाल जाते जाते पूछना चाहूँगी कि आम इंसान को एज अ पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हो या ना हो, क्या क्रिटिकल स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके? ये जो मैंने 3 बातें कही हैं, डाइट, गो फॉर अ नेचुरल डाइट, पहली चीज़, ट्राई टू ईट एज मच नेचुरल फूड। मुश्किल है मिलना, लेकिन मेरा ख्याल है गांव के लोग इजीली कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग जिसको हम कहते हैं, सब्जियां घर में उगाना, क्योंकि जो बाज़ार में सब्ज़ी मिल रही है, हम कहते तो हैं सब्ज़ी खाने को, लेकिन जिस तरह से पेस्टिसाइड स्प्रे होती हैं, जिस तरह से केमिकल स्प्रे होता है मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के ऊपर भी, वो भी मुझे लगता है कि उसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो डाइट अपनी जितनी नेचर के करीब रखें, नेचुरल रखें, और जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड बी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। और फ्रूट से मेरी मुराद बिल्कुल अनार और अंगूर नहीं है। फ्रूट नाशपाती भी है, फ्रूट केला भी है, फ्रूट अमरूद भी है, लोकार्ड भी है, आलू बुखारा, जो भी सस्ता फल है ना सीज़न का, वो वाला फ्रूट आप थोड़ा सा इस्तेमाल करें। सब्ज़ी, कच्ची सब्ज़ियाँ जिसको सैलड पुराने ज़माने में हम खाते थे, अब तो रिवाज ही नहीं रहा। खीरे और टमाटर और मूली और इस तरह की चीज़ें, सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपनी फूड का सबसे बड़ा हिस्सा फ्रूट एंड वेजिटेबल पे रखें। और फिर जो मीट्स और हम जो बाकी चीज़ें खाते हैं, कोशिश करें वाइट मीट्स की, फ़िश की, अगर आपको ईज़िली अवेलेबल है तो फ्रूट और वेजिटेबल के बाद ये चीज़ें आप ऐड करते हैं। प्रोटीन डाइट्स अपनी ज़्यादा करें, ऑयल अपना कम कर लें, एंड देन वॉकिंग 30 मिनट्स अ डे फॉर 5 डेज़ मिनिमम। और ये वॉक जो अभी आपने करवाई है मुझे, और आपने खुद भी की है और बाकी लोगों ने की है, ये वॉक फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कंसिडर होगी। जो आप जॉब के दौरान मुशक्क़त करते हैं वो फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वो एक्सर्शन है। उससे हेल्थ पे कोई ख़ास अच्छे नताइज नहीं मिलते। फ़िज़िकल एक्टिविटी मैं कहता हूँ जो अपने सारे कामों से फ़ारिग हो जाएँ, आपके ऊपर टेंशन ना हो, आप फ़ारिग वक्त में 30 मिनट्स पैदल चल लें स्पीड से,
30 मिनट्स पुशअप्स लगा लें कमरे में, स्किपिंग कर लें ख़वातीन घरों में है तो ये जो 30 मिनट्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी है लीजर डोमेन कहलाती है। ये लीजर डोमेन का मतलब होता है अपनी ड्यूटी से, घर के कामों से आप फारिग हो जाएं तो 30 मिनट्स अपने लिए, 24 घंटे में से 30 मिनट्स अपने लिए आपने निकालने हैं। सुबह निकाल लें, दोपहर को निकाल लें, शाम को निकाल लें, बट वो एग्जर्शन ना हो सरकारी ड्यूटी वाली या प्राइवेट ड्यूटी वाली या काम वाली। घर में जो औरतें काम करती हैं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप फिजिकल वो ये सारा दिन असी काम करते रहते हैं, तो कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं। दैट इज़ नॉट फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज़ स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। उसमें कोई और डिफरेंट हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, वो डेंजरस हैं बॉडी के लिए। तो वो जो एग्जर्शन हम सरकार में करते हैं और घरों में औरतें काम करते हुए करती हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कहलाती। वो सारे कामों से फारिग हो जाए, रात को खाना शाना खा के रेस्ट करके आधे घंटे के बाद अगर वॉक करने जाए अपनी गली में या अपने घर में सीढ़ियाँ चढ़ ले, फिजिकल एक्टिविटी कहलाएगी। सो डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप 8 आवर्स आइडियल है, 8 से ज़्यादा भी ख़तरनाक है, और 6 से 8 घंटे हम कहते हैं, 6 to 8 आवर्स। 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना हम 24 घंटों को, 8 के। तो वो जो 8 घंटे हैं स्लीप के, कोशिश करें 7 घंटे भी हो सकते हैं, 7.5 भी, वो एक कंटिन्यूस हो, रात के 11 साढ़े 11 से लेके सुबह तक अर्ली जो है ना आप वो कर लें स्लीप। तो फिर और बाकी वो जो मैं उधर कह के आया हूँ, नेगेटिव चीज़ों से परहेज़ करें। ये हमारे आम आदमी के लिए, वी आर वेरी नेगेटिव, बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत नेगेटिव करते हैं, मज़हब के बारे में, इदारों के बारे में, लोगों के बारे में, हर चीज़ के बारे में सियासत बहुत करते हैं, सियासी बातें बहुत करते हैं। ये काम अगर हम छोड़ दें तो मेरा ख्याल है हम हेल्दीएस्ट नेशन बन जाएंगे वापस। इंडियंस जो थे पुराने ज़माने के, वो सारे सेंटिनेरियंस हुआ करते थे, नॉर्मल। माई ग्रैंड फादर वॉज 100 ईयर ओल्ड, मे बी 104 105 ईयर ओल्ड, और वो बिल्कुल नॉर्मल वॉक करते करते उनकी सडन डेथ हुई थी। बस ही नेवर फेल्ट इल। और उस ज़माने के लोग सारे ऐसे ही हुआ करते थे। वाई? बिकॉज दे वर क्लोज टू नेचर। जितना नेचर से दूर जाएगा इंसान, आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करेगा, उतनी जल्दी उसकी डेथ भी होगी। लेकिन डेथ से सब ने मरना है, मौत तो बरहक है, लेकिन किस तरीके से आप मरते हैं, बीमार होके, डिसेबल होके, दैट इज़ वेरी डेंजरस। उसके बचने के लिए ईट नेचुरल एंड वॉक मोर एंड स्लीप वेल। डॉक्टर शहजाद अली खान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आपकी इतनी वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। And I would like to end it on a very famous adage that prevention is better than cure. अपनी बेहतरीन सेहत के लिए कुदरत और फितरत के करीब रहिए। Thank you so much.